हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज से हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस क्या करेंगे। तो इसमें रोज 8 to 10 क्वेश्चंस होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, और ये आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे, बहुत यूजफुल रहेंगे। और हम कल से आज की जो मैं डिस्कस करूंगी उन क्वेश्चन को पहले 1-2 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे, ताकि आपको वो क्वेश्चन याद रहे और आपके लिए इजी हो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हाल ही में संसद के मानसून सत्र में चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने क्या कहा। हमारे ऑप्शन से बिल्कुल प्रतिबंधित, मतलब ये डिस्कशन नहीं होगा। ऑप्शन बी, नियमों और परंपराओं के अनुसार चर्चा करेंगे। केवल लिखित उत्तर दिए जाएंगे। सभी पार्टियों को चर्चा से दूर रखा गया है। हमारा ऑप्शन है नियमों, और ऑप्शन बी, नियमों और परंपराओं के अनुसार चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है ऑपरेशन सिंदूर। यह है ऑपरेशन 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। और ये एक बहुत ही दुखद घटना थी जो पहलगाम में हुई है। और इसका जो लक्ष्य है वो 9 आतंकी शिविर जो जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे, उन्हें टारगेट किया गया था इसमें। और यह ऑपरेशन 23 मिनट तक चला, जिसमें भारतीय वायुसेना, थल सेना, नौसेना तीनों ने भाग लिया। और 50 से कम एयर लॉन्च हथियारों के साथ अत्यधिक सटीक कार्रवाई की गई। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल रहा। और इसी तरह के जो ऑपरेशन और किए गए हैं उसको भी एक बार हम देख लेते हैं, ताकि अगर परीक्षा में कोई आए तो वो आपसे छूटे ना। और ऑपरेशन सनराइज 2019 में किया गया था। भारत म्यांमार संयुक्त अभियान कालादान परियोजना रक्षा हेतु और इंसर्जेंट कैंप्स ध्वस्त किए गए इसमें। उसके बाद में ऑपरेशन बर्मा, ये 2025 में किया गया है। म्यांमार में भूकंप राहत पहुंचाई गई है, जो चिकित्सा सहायता, फील्ड हॉस्पिटल और 15 टन राहत सामग्री भी भेजी गई। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। ठीक है। और ऑपरेशन विजय, तो जो कारगिल युद्ध हुआ था उसे नाम दिया गया ऑपरेशन विजय, और ये 1999 में हुआ था। और कारगिल युद्ध में पाक सैनिकों को पीछे धकेला गया था। ऑपरेशन सफेद सागर, ये भी 1999 में हुआ था। और ये आईएफ इंडियन एयरफोर्स द्वारा विमानहीन एयर स्ट्राइक कारगिल में सहायता कराई गई थी, सफेद सागर बोला गया है। ऑपरेशन बालाकोट, ये 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद जैसे मोहम्मद कैंप पर हवाई हमला। तो ये भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय निर्यातकों को किस लाभ की उम्मीद है। अभी अभी हाल ही में आप भी डेली न्यूज में सुन रहे होंगे कि भारत और यूके का एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें 50% मालामाल की छूट मिलेगी, और 99% निर्यात पर कस्टम शुल्क शून्य। सिर्फ कपड़ा उद्योग शामिल है, कोई बदलाव नहीं है। तो इसमें 99 निर्यात पर कस्टम शुल्क शून्य होगा। ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और इस यूनिक सौदे के तहत 99% भारतीय उत्पादों पर ब्रिटेन प्रवेश शुल्क हटाएगा। इसी के बारे में हम देख लेते हैं कि भारत, क्या इसके डिटेल समझ लेते हैं एक बार। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। और उद्देश्य क्या है? व्यापार में आसानी और पारदर्शिता लाना, निर्यात और निवेश के लिए अवसर उत्पन्न करना, दोनों देशों के व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लाभ देना। और क्षेत्र क्या है इसके मुख्य क्षेत्र? वस्त्र, शराब, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स सेवाएं, आईटी और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास। ठीक है। तो ये एक बहुत यूजफुल होगा इंडिया के लिए। ओके गाइस, हम यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो और कंट्रीज के साथ भी हुए हैं हमारे इंडिया के, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी कहते हैं। और अप्रैल 2025 में फाइनल हुआ है।
सो ये मौजूदा जो 2022 तक था, ECTA, जिसे हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं, उसका विस्तार किया गया है और इसमें अब डेयरी, एजुकेशन और डिजिटल सेक्टर्स को शामिल किया गया है। ओके, पहले ये इसमें नहीं था। तो और नंबर 2 पर है भारत GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और ये फ्रेमवर्क FTA इनके बीच में हुआ है। और ये मार्च 2025 में फ्रेमवर्क समझौता हुआ। तेल, गैस, फार्मा, रत्न आभूषण उद्योगों में व्यापार बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारत इजराइल, इनके बीच में भी फरवरी 2025 में हस्ताक्षर हुए हैं और इसने डिफेंस, टेक, AI, एग्रीकल्चर, टेक के क्षेत्र में व्यापार सुगम बनाया है। UAE के साथ में हुआ है हमारा, और इसमें भी भारतीय व्यापार को बड़ा लाभ, तेल, हीरे, टेक्सटाइल, गोल्ड, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया UK FTA को किस तरह वर्णित किया? ओके, तो ये उन्होंने, जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने, पीयूष गोयल जी, तो उन्होंने किस तरीके से इस चीज को लिया है? तो ये मेरे ऑप्शन है और ऑप्शन बी सही है। ये है गेम चेंजर और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो विकासशील देश है और ये अभी अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा इसमें तरक्की हो रही है और विकसित भारत की ओर अग्रसर है। सो इसमें क्या है कि सरकार ने अगले 20 दिनों में देश भर में 1000 आउटरीच सत्र, स्टेक होल्डर मीटिंग्स, वर्कशॉप्स और अवेयरनेस ड्राइव आयोजित करने की घोषणा की है, ताकि उद्योग और राज्यों को इस FTA की जानकारी मिले और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत ने किस तारीख से चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा पुनः जारी करना शुरू किया है? तो मेरे ये ऑप्शंस दिए गए हैं। सो एंड करेक्ट ऑप्शन इज 24 जुलाई। ओके, तो यह फैसला 5 साल बाद में स्टार्ट किया गया है और कोविड-19 और भारत चीन सीमा तनाव के चलते बैन लगा दिया गया था, इसे रोक रोक लगा दी गई थी इस वीजा पर, और ये पुनः स्टार्ट किया गया है। सो इसके बारे में हम और समझते हैं कि ऐसे टूरिस्ट वीजा किस किस देश के साथ में हमारे अभी चल रहे हैं। ठीक है, सो बहरीन, कुवैत, मोरिटानिया, तो इनके साथ में ई वीजा सुविधा पुनः सक्षम है और ये जुलाई 2025 में लागू की गई है ई वीजा। ठीक है, मतलब डिजिटल वे में आप ले सकते हैं। फिलीपींस, और इसमें क्या है कि 14 से 30 दिन के बीच में वीजा मुक्त प्रवेश आप कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अगर आपके पास में नो मतलब 14 दिन तक तब तक रहेगा अगर आपके पास में UK, US जो देश हैं उनके वीजा हैं, तो ये लिमिट बढ़ जाएगी, तो 30 डेज हो जाएगी, अदरवाइज आपके पास में 14 डेज तक रहेगा। ठीक है, और ये 8 जून 2025 से लागू हुआ है। मलेशिया के साथ में वीजा एग्जेम्पशंस 2026 तक बढ़ा दिया गया है और 2024-25 में विस्तार किया गया। अब वे बिना वीजा 30 दिनों तक रह सकते हैं। ठीक है, थाईलैंड 60 दिन तक वीजा बिना प्रवास, और 2025 में डिजिटल अराइवल कोड कार्ड लॉन्च। ठीक है, मतलब डिजिटल अराइवल का मतलब है कि आप वहां जाकर जाने के बाद में थाईलैंड आप जाओ और वहां जाकर आप एयरपोर्ट पर अपना वीजा ले सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चक्रवात विफा के चलते केरल के लिए किस अवधि तक अलर्ट जारी किया गया है? सो माय ऑप्शन इज 30 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई, 26 जुलाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज 29 जुलाई 2025 तक। सो IMD ने 29 जुलाई तक केरल के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और तेज बारिश और हवाओं की चेतावनी दी गई है। सो येलो ऑरेंज अलर्ट क्या होते हैं गाइस? कि येलो का मतलब होता है बी अवेयर, ऑरेंज का बी प्रिपेयर्ड और रेड का टेक एक्शन। सो हम ऐसे ही चक्रवात जो अभी तक 2022 से आए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आपके लिए, उन्हें एक बार समझते हैं। या सो मोचा, ये मई 2023 में आया था और प्रभावित क्षेत्र हैं बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, म्यांमार, और प्रमुख तथ्य सुपर साइक्लोन स्तर है इसका और भारी नुकसान म्यांमार में हुआ। बिपरजॉय जून 2023 में,
और ये प्रभावित क्षेत्र गुजरात राजस्थान है और अरब सागर से उठा काफी लंबा चला, 10 से ज्यादा दिन तक चला, भारी बारिश हुई इसमें। मिथिली और मिथिली जो है ये नवंबर 2023 में था और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित हुए, बंगाल की खाड़ी से उठा। सो ये जो चक्रवात है वो बंगाल खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही उठ सकते हैं। रेमल मई 2024 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रभावित क्षेत्र और प्रमुख तथ्य हैं कोलकाता में तेज बारिश 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। विपा जुलाई 2025 में जो भी मैंने पहले डिस्कस किया जिसका, और ये केरल में चेतावनी दी गई है और लक्षद्वीप के आसपास है जो भी क्षेत्र हैं वे भी प्रभावित हो सकते हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ा केरल में अलर्ट जारी किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बिहार सरकार ने कौन से 2 डिजिटल टूल नागरिक प्राप्त सेवा के लिए लॉन्च किए गए हैं? बिहार सरकार ने 2 टूल लॉन्च किए हैं गाइस अभी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि वो 2 टूल कौन से हैं। ठीक है, आरटीपीएस पोर्टल, HRMS बिहार मोबाइल ऐप, ई कोर्ट्स डिजिलॉकर, शहरी योजना ऐप, न्यायपालिका डैशबोर्ड। करेक्ट ऑप्शन इज आरटीपीएस पोर्टल और HRMS बिहार मोबाइल ऐप, और ये पहल डिजिटल गवर्नेंस और ई सेवा को बढ़ावा देती है। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। यस गाइस, आरटीपीएस पोर्टल राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल नागरिकों को सरकारी सेवाओं जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन और समयबद्ध तरीके से प्रदान करना। ठीक है, और ये HRMS क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए डिजिटल सेवा प्रबंधन उपलब्ध कराया, और कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप, सेवा विवरण, छुट्टी, पेंशन आदि की जानकारी देख सकते हैं। जो ऑप्शन में और 3-4 चीजें दी गई हैं, एक बार उन्हें भी समझ लेते हैं कि बाय चांस अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे वही पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ई कोर्ट्स और डिजिलॉकर है, न्यायिक कार्यवाही को डिजिटल बनाने ई कोर्ट्स, और दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार की पहल है। तो डिजिलॉकर किस चीज के लिए है, दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए, आप में से बहुत लोग यूज भी करते होंगे, और ई कोर्ट्स न्यायिक कार्यवाही को डिजिटल बनाने के लिए। ठीक है, शहरी योजना ऐप है, यह ऐप नगर विकास और भवन निर्माण विभाग द्वारा नगर नियोजन, भवन अनुमति आदि के लिए होता है। ठीक है, न्यायपालिका डैशबोर्ड, यह न्याय प्रणाली की कार्य प्रणाली और मामलों की निगरानी के लिए एक आंतरिक टूल है। मतलब इसका आम नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष सेवा टूल नहीं है, ये एक उसी सिस्टम में, न्याय प्रणाली के सिस्टम में ही यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत ने 28 जुलाई 2025 को किस देश के साथ में रक्षा सहयोग समझौते डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया? ठीक है, ऑप्शन इज जापान, रूस, वियतनाम, फ्रांस। यह समझौता सैन्य प्रशिक्षण, उपकरण और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देगा। करेक्ट ऑप्शन इज वियतनाम। ठीक है, इस अन्य देशों के साथ में जो हमारे रक्षा सहयोग समझौते हुए हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। भारत अमेरिका 10 साल का रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क सहमति हुई है, आगे हस्ताक्षर और विस्तार कार्य प्रगति पर है अभी इसका। भारत वियतनाम, दानांग, दानांग क्या है, एक शहर है वियतनाम का, में नौसैनिक तहसील के दौरान समुद्री रक्षा सहयोग पर गतिशील सहयोग मजबूत किया गया। भारत इंडोनेशिया, रक्षा निर्माण, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा पर व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत न्यूजीलैंड, रक्षा MOU पर हस्ताक्षर, रेगुलर रक्षा साझेदारी संवाद स्थापित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, सिक्किम में 28 जुलाई 2025 को किस पर्व पर बैंक बंद रखे जाएंगे? करेक्ट ऑप्शन इज दुर्पा छेजी, ये एक पर्व है जो ये लोग मनाते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। यह पर्व भगवान बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश देने की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन चंद्र पंचांग के अनुसार चौथे महीने की 14वीं तिथि को आता है। इसे टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा यानी धर्म चक्र परिवर्तन दिवस भी कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा किसे कहा गया है, तो आप इस दिवस धर्म चक्र परिवर्तन दिवस भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इसे बोला जाता है। इस दिन को बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण पर्वों में से एक माना जाता है।
और भारत में कहाँ मनाया जाता है? यह सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में यह पर्व श्रद्धा से मनाया जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। और प्लीज आपको अगर इससे थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है इस वीडियो से, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो कल डेली, अभी इस चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर्स मिला करेगा, तो 10 बजे के आसपास में वीडियो आपको मिल जाएगा। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए। और थैंक यू सो मच गाइस।